Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 13th lecture for the course HRM 755 Performance Management. I am Usman bin Saif. Let's go through what we have learned in the last lecture. In the last lecture we talked about measuring behavior. और उससे previous lecture में हमने measuring result को discuss किया था कि हम रिजल्ट्स को कैसे मेजर कर सकते हैं. फिर हमने लास्ट लेक्चर में बिहेवियर की बात की थी इन द चैप्टर 5. व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मेजरिंग बिहेवियर वी टॉक्ड अबाउट इंडिकेटर्स. बिहेवियर को कैसे मेजर करते हैं थ्रू द इंडिकेटर्स कि कौन सा बिहेवियर कैसा परफॉर्म करेगा, किस तरह की इंडिकेशन देगा तो हमें पता चलेगा कि ये इंडिकेटर है इस तरह की परफॉर्मेंस का, ये इंडिकेटर है इस तरह की परफॉर्मेंस का. सपोज़ एक एम्प्लॉय अगर ऑफिस लेट आता है तो लेट आना उसके बिहेवियर का एक इंडिकेटर है कि वो उसकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक, कि वो लेट आ रहा है. अगर टाइम पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो इंडिकेट कर रहा है उसका बिहेवियर के उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए. देन वी टॉक्ड अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पिटेंसी कि कॉम्पिटेंसीज क्या होती हैं, उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एसेंशियल्स क्या हैं. देन फिर हमने बात की थी कंपैरेटिव सिस्टम्स की और एब्सोल्यूट सिस्टम्स की. कंपैरेटिव सिस्टम्स हम क्या करते हैं, बिहेवियर कैसे चेक करते हैं एम्प्लॉयज़ का. एब्सोल्यूट सिस्टम में हम कैसे बिहेवियर देखते हैं. और कंपैरेटिव सिस्टम में हमने बात की थी कि कंपैरेटिव सिस्टम हम उस सिस्टम को कहते हैं जिसमें एक एम्प्लॉय का बिहेवियर हम दूसरे एम्प्लॉय के बिहेवियर से कंपेयर करते हैं. कैसे कंपेयर करते हैं कि जी हम देखते हैं कि पहला जो एम्प्लॉय है, हम बेसिकली इसमें रैंक ऑर्डर वाला भी हमने एक देखा था कि रैंक ऑर्डर सिस्टम भी हम यूज़ करते हैं. उसमें हम तमाम एम्प्लॉयज़ को रैंकिंग दे देते हैं कि जी ये टॉप परफॉर्मर है, ये वर्स्ट परफॉर्मर है. फिर उसके बाद ये सेकंड बेस्ट है, ये सेकंड वर्स्ट है, थर्ड बेस्ट, थर्ड वर्स्ट. इस तरह हम सारे एम्प्लॉयज़ को वो दे देते हैं, रैंक दे देते हैं. दिस इज़ अ कंपैरेटिव सिस्टम. या हम इस तरह से कर देते हैं कि जी ये बेस्ट है, ये वर्स्ट है. सेकेंड हमने पहले तो बात की ना, सेकेंड बेस्ट और सेकेंड वर्स्ट को भी आपस में मैच किया. अब हम कहते हैं कि ये बेस्ट है, ये नंबर 2 है, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और ये लास्ट है. देन वी टॉक्ड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कंपैरेटिव सिस्टम्स के कंपैरेटिव सिस्टम्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं. फिर हमने एब्सोल्यूट सिस्टम को देखा. एब्सोल्यूट सिस्टम क्या है कि जिसके अंदर हम हर एम्प्लॉय को एज अ सेपरेट एंटिटी, एज अ सेपरेट इंडिविजुअल उसकी हम परफॉर्मेंस का, उसका बिहेवियर चेक करते हैं, बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियर मेजर करते हैं. कैसे करते हैं, किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट. जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दी बिहेवियर की, इंडिकेशन की, कि वो ऑफिस हर रोज़ टाइम पे आता है. टाइम पे आना स्टैंडर्ड है. अगर वो स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, रोज़ टाइम पे आता है, तो दैट मीन्स कि उसका बिहेवियर ठीक है, बिहेवियर इज़ पॉजिटिव, इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी. अगर कोई एम्प्लॉय टाइम पे नहीं आता तो उसका मतलब है कि वो लेस देन स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर रहा. सो दिस वाज about the previous lecture of chapter number 5. We concluded the chapter number 5 in this lecture. So यहाँ पे और हमने chapter 5 was about measuring results and behavior. और हमने जो 11th session था उसमें we talked about measuring results. 12th session के अंदर we talked about measuring behaviors. Now coming to the 13th session, 13th lecture. The agenda for today's lecture is chapter number 6. This is again the same section, section 2 of the book and of our course, and it's chapter number 6, which is about gathering performance information. Performance information. Does this term sound very vague or very hard or not understandable? जब हम कहते हैं गैदरिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, अक्सर हमने सुना होगा डेली, उसमें हम यूनिवर्सिटी में बात करते हैं, रिसर्च की जब बात करते हैं और किसी चीज़ की भी हम कहते हैं जी गैदरिंग डेटा. हमने डेटा गैदर करना है. डेटा कैसे गैदर करते हैं? डेटा गैदरिंग का मतलब क्या है कि डेटा को इकट्ठे करना.
अब हम डाटा कैसे इकट्ठे कर सकते हैं? डाटा इकट्ठे सिंपली इस तरह से हो सकता है कि जैसे क्लासरूम है, मैंने क्लासरूम का डाटा इकट्ठा करना है, किस किस चीज़ के ऊपर डाटा इकट्ठा करना है कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं काउंट कर लेता हूँ जी 20 स्टूडेंट्स हैं, वो 20 और मैं पूछ लेता हूँ सबके नाम क्या हैं, मैं नाम लिख लेता हूँ, सबसे उनकी एज पूछ लेता हूँ, उनके सेल नंबर्स पूछ लेता हूँ, उनका एड्रेस पूछ लेता हूँ, उनसे उनकी प्रीवियस डिग्रीज पूछ लेता हूँ, तो मेरे पास एक उस क्लास का कंप्लीट एक डाटा सेट आ गया। फर्दर मैं देख लेता हूँ कौन कितने इसके अंदर जेंडर देख लेता हूँ, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, फिर मैं देख लेता हूँ कि एज ग्रुप में किस में इसमें फॉल करते हैं, उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि इनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस कैसी रही है प्रीवियस डिग्रीज़ के अंदर, फिर इनके फ्यूचर इंटरेस्ट क्या हैं, और ये इस तरह से पूरा मेरे पास एक डाटा सेट डेवलप हो जाएगा, डाटा गैदर कर सकता हूँ। नाउ गैदरिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, अब परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन लेनी है आपने तो कैसे लेंगे? सिंपली परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन ऐसी ली जा सकती है कि जी मैं एम्प्लॉयज़ को दो तरीके, एक तो मैं उनसे ख़ुद पूछूं कि जी आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, दूसरी बात मैं उनकी जो परफॉर्मेंस मुझे नज़र आ रही है बीइंग अ सुपरवाइज़र मैनेजर, वो मैं किसी बेंचमार्क के अगेंस्ट या उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट मैं उसको कमेंट करूं, उस पर लिखूं कि जी इसने कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा है, कौन सी नहीं पूरी कर रहा, उसकी कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में मैं बताऊं, उसके बिहेवियर के बारे में मैं बताऊं। सो दो तरीके से हम उस एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि जी हम उससे पूछ लें, ख़ुद पूछ लें, सेल्फ अप्रेजल उससे करा लें कि जी आप अपने बारे में बताएं आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मैं मैनेजर हूँ, मैं उसके बारे में अपने एम्प्लॉय के बारे में बताऊं उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। So in this today's lecture we will first talk about components of performance management process. Components क्या हैं? हमने ऑलरेडी भी बहुत इस पे फोकस किया है, हमने इसको बार बार इसे रिपीट भी किया है कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स हमारे जो हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले प्री रिक्विजिट्स हैं सिस्टम के। सिस्टम स्टार्ट करने से पहले उसके प्री रिक्विजिट्स पूरे करते हैं, फिर हम सिस्टम को प्लान करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसकी असेसमेंट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं और लास्ट में आखिर के अंदर हम उसे रिकंसिडर करते हैं। देन कमिंग टू गैदरिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन, और उसका फिर एक हमने इसमें देखेंगे कि एक जो सबसे मेजर इंस्ट्रूमेंट है गैदरिंग परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन का, दैट इज अप्रेजल फॉर्म। देन कमिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ अप्रेजल फॉर्म। अप्रेजल फॉर्म अब हमने बात की इंस्ट्रूमेंट, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एग्जाम्पल्स पर डिस्कस करेंगे हम। दो एग्जाम्पल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़, और फिर हम उस एग्जाम्पल में देखेंगे अप्रेजल फॉर्म्स, देखेंगे फिल्ड आउट अप्रेजल फॉर्म्स, हम देखेंगे उसको एनालाइज करेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें मिसिंग है, कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं, और फिर उसे हम मैच करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स के साथ कि जो गुड अप्रेजल, एक अच्छा अप्रेजल फॉर्म है, उसके क्या करेक्टरिस्टिक हैं और इसके अंदर क्या चीज़ें मिसिंग हैं। फिर हम डिज़ायरेबल फीचर्स क्या क्या और देखना चाहते हैं अप्रेजल फॉर्म में, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और फिर हम रेफ़र बैक करेंगे। ये जो दो केस स्टडीज़ हैं इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, उनको रेफ़र बैक करेंगे कि उसके अंदर डिज़ायरेबल फीचर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से अवेलेबल नहीं हैं। सो दिस इज़ अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। नाउ coming to the start of the lecture, we'll start this lecture with chapter number 6, gathering performance information. Performance management process includes several stages, as I explained earlier, and we had been focusing it again and again. We talked about it again and again, that there are 6 stages of a performance management system. The first one is prerequisites. What does prerequisites mean? कि हमने जो सिस्टम को, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें। देन कमिंग टू परफॉर्मेंस प्लानिंग, परफॉर्मेंस को प्लान किया जाए।
प्लानिंग स्टेज के बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज स्टार्ट होती है, जिसका फर्स्ट कंपोनेंट है एग्जीक्यूशन। प्लानिंग को हम एग्जीक्यूट करते हैं परफॉर्मेंस को, फिर उसके बाद उसकी असेसमेंट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, फिर रिन्यूअल एंड रीकॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं। So these are the 6 stages of a performance management system. An important component of performance assessment stage is the use of appraisal forms. अब क्या है हमने, what does we want over here? We want to gather performance information. An important component of performance assessment stage. अब performance assessment हम कैसे करते हैं? इंफॉर्मेशन के थ्रू अप्रेजल फॉर्म्स यूज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको असेस करते हैं। दीज फॉर्म्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज टू डॉक्यूमेंट एंड एवेल्युएट परफॉर्मेंस। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्तेमाल होता है टू डॉक्यूमेंट एंड एवेल्युएट परफॉर्मेंस। अर्लियर वी हैड डिस्कस्ड वेरियस टेक्निक्स एंड अप्रोचेस टू मेजर परफॉर्मेंस। इससे पहले हमने बहुत सारी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए अप्रोचेस, टेक्निक्स हमने अंडरस्टैंड की, देखी। दिस चैप्टर विल प्रोवाइड अ मोर एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूज ऑफ अप्रेजल फॉर्म एंड देयर कंटेंट। ये चैप्टर जो है इट इज़ मोर और लेस अबाउट द अप्रेजल फॉर्म। इसमें हम सिर्फ अप्रेजल फॉर्म्स की ही पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी एग्जांपल्स और ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अंदर के गुड अप्रेजल फॉर्म्स क्या होते हैं और बैड क्या होते हैं, और इनको हम कैसे फिल आउट करते हैं, उसके फिल आउट करने के टेक्निक्स क्या हैं, और फिर उसकी असेसमेंट कैसे होती है, ये सारे चीज़ें हम इसमें देखेंगे। एट द कोर ऑफ एनी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम is the assessment of performance. Information on performance is collected by using forms which can be filled out on a paper or electronically. Appraisal form क्या है? At the core of any performance management system is the assessment of performance. किसी भी performance management system का basic जो core function है वो है performance की assessment करना, और assessment के लिए हम क्या use करते हैं? Appraisal form use करते हैं। और इंफॉर्मेशन ऑन अप्रेजल हम या तो जो है अप्रेजल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली सॉफ्ट कॉपी में हमारे पास होता है, हम कंप्यूटर में उसे टाइप करके फिल आउट कर देते हैं, या हमारे पास हार्ड कॉपी होती है, हम हाथ से लिखते हैं। अगर मैं मैनेजर हूँ, आप एम्प्लॉई हैं, मैंने आपका अप्रेजल करना, तो मैं या तो हाथ से टाइप लिखूँगा कि ये सारा उसको फिल आउट करूँगा, या फिर कंप्यूटर के अंदर ही मैं एंट्रीज डालूँगा और कंप्लीट हो जाएगा। One advantage of filling the form electronically is that the information is stored and it can easily be shared. एक तो इलेक्ट्रॉनिकली फिल करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एडवांटेज ये है कि मैं कंप्यूटर में फॉर्म फिल कर लेता हूँ, कंप्यूटर में मेरे पास वो फॉर्म सेव भी पड़ा है, प्लस ये कि मैंने अपने उस जिस एम्प्लॉय की मैंने परफॉर्मेंस चेक की उसके साथ भी शेयर कर सकता हूँ, अपने सीनियर मैनेजर्स के साथ भी उसी तरह मैं शेयर कर सकता हूँ, उसे भी ईमेल कर सकता हूँ, उसे भी ईमेल कर सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ कि जी ये परफॉर्मेंस अप्रेजल है इसका, इस एम्प्लॉय का, तो ये आप चेक कर लें, देख लें खुद, उसमें से आप देखें कि मैंने आपकी ठीक परफॉर्मेंस एवेल्युएट की है या आप इसमें कुछ और चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन द मैनेजर एंड द HR डिपार्टमेंट, कि मैनेजर ने अपने सीनियर मैनेजर या HR डिपार्टमेंट के साथ भी इंटरेक्ट करना है, HR डिपार्टमेंट को हर एम्प्लॉय की अप्रेजल भेजनी, तो वो कैसे करेगा। ऑल्सो हैविंग द डाटा अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कैन हेल्प इन सब्सिक्वेंट एनालिसिस। और फिर अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डाटा अवेलेबल होगा, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में अप्रेजल फॉर्म होगा, तो बाद में हर हमने 6 मंथ्स या क्वार्टर के बाद अगर हम अप्रेजल कर रहे हैं तो हर हमें पिछले अप्रेजल्स को से भी हम मदद ले सकते हैं, उनको भी देख सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल इन मेकिंग कंपैरिजंस ऑफ द रिलेटिव एवरेज परफॉर्मेंस लेवल ऑफ वेरियस यूनिट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और एक और इसकी एक एग्जाम्पल ये कि हम रिलेटिव एवरेज परफॉर्मेंस लेवल देख सकते हैं वेरियस यूनिट्स का, आपस में जितने अप्रेजल फॉर्म्स हैं उनको कंपेयर करके, कि मैनेजर्स हैं तो मैनेजर 5 बिजनेस यूनिट्स हैं, हर बिजनेस यूनिट का मैनेजर है, हर किसी का अप्रेजल फॉर्म को हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसकी परफॉर्मेंस बेहतर है। फाइनली using electronic forms is beneficial because as changes take place in the organization or job in question,
forms need to be revised and updated and electronic forms are usually easier to modify than paper forms. सबसे आसान और सबसे अच्छी चीज़ इस अप्रेजल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक अप्रेजल फॉर्म की होती है कि जब भी हम चाहे उसमें कोई कॉलम ऐड करना है, हमने उसमें कोई और बॉक्स ऐड करना है, कोई और इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड है, हम वो बीच में ऐड करना चाहते हैं, कुछ डिलीट करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकली बड़ी आसानी से आराम से उसे कर सकते हैं रादर देन कि हम पेपर में उसका पूरा फॉर्मेट चेंज करें. Regardless of whether they are electronic or paper, appraisal forms usually include a combination of the following components. बेशक वो पेपर अप्रेजल फॉर्म हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी हो, उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उसके वो ये हैं. पहला एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन, बेसिक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन उसमें होनी ज़रूरी है. This section of the form include basic employee information such as job title. बेसिक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन में क्या पूछा जाता है उसमें सबसे कि जॉब टाइटल उसका क्या है, डिवीजन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, अदर ग्रुप वर्क इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉय नंबर, पे ग्रेड और सैलरी क्लासिफिकेशन. ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट द एम्प्लॉय कि कौन के डिपार्टमेंट कौन सा है, डिवीजन क्या है, टाइटल क्या है, सैलरी ग्रेड क्या है ले रहा है, सैलरी क्लासिफिकेशन उसकी क्या है. और यूजुअली इसमें होता है कि ऑफिस कहाँ पे है, ऑफिस किस फ्लोर पे ऑफिस है, ऑफिस नंबर क्या है, ऑफिस की एक्सटेंशन क्या है. ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ये अप्रेजल फॉर्म का पार्ट होती है. देन कमिंग टू अकाउंटेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड्स. If the organization adopts a result approach, this section of form would include the name and description of each accountability. अगर तो result based approach है, फिर क्या है कि तमाम accountabilities उसके अंदर एरियाज उसके अंदर मैंशनड होंगे कि किस किस एरिया में उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो कि ऑलरेडी उसके एम्प्लॉय और मैनेजर के बीच में एग्रीड अपॉन है. एंड द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड. और फिर मैनेजर जब उसे फिल आउट करता है तो बताता है कि ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव कितना अचीव हो गया, कितना अचीव नहीं हुआ है. सबसे पहले तो हमने देखा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी, कंपोनेंट बेसिक इन्फॉर्मेशन का कंपोनेंट अप्रेजल फॉर्म में होना ज़रूरी है. सेकंड वन है इसकी अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स. हमने अगर रिजल्ट बेस्ड अप्रोच हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं तो ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं. देन कम्स कॉम्पिटेंसीज एंड इंडिकेटर्स. अगर हम बिहेवियर अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्पिटेंसीज और इंडिकेटर्स ज़रूरी हैं. बहुत सारी कंपनीज जो हैं रिजल्ट बेस्ड और बिहेवियर अप्रोच दोनों यूज़ कर रही होती हैं एट द सेम टाइम. दिस सेक्शन ऑफ द फॉर्म इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ वेरियस कॉम्पिटेंसीज टू बी असेस्ड. उसके अंदर दिया होता है कि कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी है और कॉम्पिटेंसी को भी डिफाइन किया होता है कि ये चीज़ें इन चीज़ों पे आपकी असेसमेंट होगी टुगेदर विद द बिहेवियरल इंडिकेटर्स. साथ बिहेवियरल इंडिकेटर्स भी दिए होते हैं कि ये इंडिकेटर्स डिफाइंड होते हैं कि जी ये इंडिकेटर्स हैं, ये आपसे एक्सपेक्टेड है. मेजर अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. Some form include a section in which a rater is asked to list the 2 or 3 major accomplishments of the individual being rated during the review period. कुछ फॉर्म्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर रेटर को कहा जाता है कि लिस्ट करे 2 या 3 मेजर अकम्पलिशमेंट्स जो हैं ऑफ द इंडिविजुअल की कि इस रिव्यू पीरियड में उसने क्या उसकी अकम्पलिशमेंट्स हैं, क्या अचीवमेंट्स क्या हैं और उनको रेट किया जाए. Developmental achievements. This section of form includes information about the extent to which the developmental goals set for the review period have been achieved. कि developmental goal जो कि इस period के लिए set किए गए थे वो achieve हुए हैं या नहीं हुए, इस section में ये बताया जाता है. Developmental needs, plans and goals. In this section of form is future oriented and includes information about specific goals and timetables in the terms of employee development. इसमें क्या बताया जाता है कि ये इंफॉर्मेशन, ये सेक्शन हमें इंफॉर्मेशन देता है कि बेसिकली मैनेजर ने अप्रेजल फॉर्म फिल करना है. मैनेजर इस सेक्शन के अंदर ये इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो एम्प्लॉय है इसको फ्यूचर में ये इसकी डेवलपमेंटल नीड्स हैं, इस एरिया में इसको जो है न्यू इसके टारगेट्स ये होंगे, टाइम टेबल ये होंगे, इस एरिया में इसको ट्रेनिंग कराई जाए, कंसल्टेंसी दी जाए, कोचिंग प्रोवाइड की जाए. स्टेक होल्डर इनपुट. Some forms include sections to be filled out by other stakeholders such as customers with whom the employee interacts.
कस्टमर से भी फीडबैक ली जाती है कि जी आप बताएं, अप्रेजल करें इस एम्प्लॉय का, जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कस्टमर ओरिएंटेड जॉब्स हैं। जैसे मैंने पिछले सेशंस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर एक एग्जांपल भी दी थी कि आप किसी भी वारिद के आप कस्टमर सर्विसेज सेंटर पे चले जाएं तो वो आपको सबसे पहले आप जो एंटर होते हैं वहाँ पे उनका कोई एक एग्जीक्यूटिव खड़ा होता है, वो आपसे मिलता है, कहता है जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल पूछता है जी आप कैसे आए, क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है। उसके बाद आपको रेलेवेंट सेक्शन के अंदर वो आपको एक चिट दे के भेज देता है कि जी अब आपकी जब ये चिट नंबर है और इसके जब आपकी बारी आए तो आपको रेलेवेंट सेक्शन के अंदर वो आपको नंबर डिस्प्ले होता है, आप चले जाते हैं। और जब आप काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर के ऊपर फिर वहाँ पे एक कस्टमर सर्विसेज रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है, वो आपसे पूछता है हाँ जी क्या प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आपको एडवाइस करता है, आपको हेल्प आउट करता है। और फिर जब आप जाने लगते हैं तो आपको सामने एक कीपैड लगा होता है जिसके ऊपर वो उसकी फीडबैक का कीपैड होता है कि जो कस्टमर सर्विस आपको प्रोवाइड की गई वो एक्सेलेंट है, गुड है, वेरी गुड है, सेटिस्फैक्ट्री है, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। और आपसे वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरी सर्विस को रेट करके जाएं। आप क्या करते हैं, अगर आपने वेरी गुड कहना है तो वेरी गुड वाला बटन प्रेस कर देते हैं, एक्सीलेंट कहना है तो एक्सीलेंट का बटन प्रेस कर देते हैं, और वो उसकी अप्रेजल में शामिल होता रहता है कि जी इतने कस्टमर्स ने कहा कि इसकी कस्टमर सर्विस जो इसके स्किल्स हैं वो एक्सीलेंट हैं। सो स्टेक होल्डर से भी जो है इनपुट ली जाती है। Then employee comments. This section includes reactions and comments provided by employees being rated. कि एम्प्लॉय से खुद भी पूछा जाता है कि भाई आप अपने बारे में बताएं कि आपकी परफॉर्मेंस इस रिव्यू पीरियड में कैसी रही। सिग्नेचर्स, द फाइनल सेक्शन, जो आखिरी सेक्शन नीचे जो उसका होता है, of most forms include a section in which employee being rated, the rater and the rater supervisor provide their signatures to show they have seen and discussed the content of the form. और उसके बाद क्या करते हैं, जो अप्रेजल फॉर्म होता है उसके नीचे 3 लोगों के सिग्नेचर्स की जगह बनी होती है। एक तो जिस एम्प्लॉय की असेसमेंट की गई है, अप्रेजल किया गया है, दूसरा जिस मैनेजर ने उसकी असेसमेंट अप्रेजल किया है, और तीसरा उसका जो सीनियर मैनेजर है उसने भी देखी है ये अप्रेजल और उसने भी इसको जाना है कि और आपस में कि मैनेजर और एम्प्लॉय की क्या डिस्कशन हुई, ये सारी बात एक तीसरा सीनियर मैनेजर भी नोट कर रहा होता है, वो भी उसको साइन करता है। सो दीज वर ऑल द सेक्शंस, yes, these were all the sections or components of a good appraisal form. एक जनरलाइज्ड हमने बात की कि जी एक अच्छा अप्रेजल फॉर्म अगर कोई भी लिया जाए तो उसमें ये तमाम कंपोनेंट सेक्शंस होने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सब में ये तमाम चीज़ें हों, ज़रूरी नहीं है कि सब में तमाम चीज़ें ना हों। हर कंपनी का अपना सिस्टम है, अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस है, अपना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। हर कंपनी अपना जो नीड्स और वांट्स और गोल स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से अपना अप्रेजल फॉर्म डिज़ाइन करती है, बनाती है। लेकिन ये बेसिक वो कंपोनेंट्स हैं जो एक गुड अप्रेजल फॉर्म में होने चाहिए, जिसमें हमने सबसे पहला बात की कि सबसे पहली चीज़ बेसिक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड्स। अगर रिजल्ट बेस्ड अप्रोच के ऊपर है तो अकाउंटेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड्स के पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर बिहेवियरल बेस पे हो तो इंडिकेटर्स और कॉम्पिटेंसीज डिफाइंड और गिवन होनी चाहिए। अगर मेजर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस उसके अंदर होनी चाहिए कि इस रिव्यू पीरियड के अंदर एम्प्लॉय की क्या मेजर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस हुई, उसने की हैं। देन डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स क्या हैं कि उसको जो डेवलपमेंटल गोल दिए उसने क्या पूरे किए या नहीं किए। फिर डेवलपमेंटल नीड्स क्या है उसकी फ्यूचर में, इस पे ये एक सेक्शन है कि जी मैनेजर कमेंट करता है कि जी इसकी ये ट्रेनिंग कराई जाए, इसका ये सेक्शन वीक है, इसको यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। देन स्टेक होल्डर से पूछा जाता है कि स्टेक होल्डर्स बताते हैं कि जी इस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी थी। देन एम्प्लॉयज़ कमेंट, एम्प्लॉय ख़ुद भी अपनी परफॉर्मेंस अप्रेजल में अपने बारे में भी कमेंट करता है, बताता है कि जी मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही, मैं क्या समझता हूँ मेरी परफॉर्मेंस इस रिव्यू पीरियड में कैसी रही। और इवेंचुअली फिर एक सिग्नेचर्स का सेक्शन होता है जिसमें 3 लोग सिग्नेचर करते हैं। वो सिग्नेचर बेसिकली इस चीज़ को एंडोर्स करता है कि इन तीनों ने अपनी ये अप्रेजल देखी है, इसको डिस्कस किया है और तीनों इसके ऊपर एग्री करते हैं।
So these were the components of appraisal form. Now let's look at it again. Major components of appraisal form क्या हैं? This is a very important topic, so you must need to remember all of them. Basic employee information, accountabilities, objective and standards in case of result based approach, and competencies and indicators in case of behavioral approach, major achievement contributions, developmental achievements, developmental needs, plans and goals, stakeholder input, employee comments and signatures. So 9 section हैं इसके जो कि these are the major components of a good appraisal form. Now let's come to an example of appraisal form. अब हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जी. बेसिक परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर्म है ये. इसके अंदर आप देखें सबसे ऊपर तो एम्प्लॉय का नाम पूछा है, फिर टाइटल है, मैनेजर कौन है उसका, डेट ऑफ अप्रेजल मीटिंग किस दिन डेट हुई, किस डेट को मीटिंग हुई, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस रिव्यू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट बाय encouraging communication, establishing performance expectation, identifying development needs and setting goals to improve performance. Performance reviews also provide an ongoing record of employee performance which is helpful for both supervisor and employee. Use the form below to list examples. पहले तो उन्होंने importance बताई कि why performance management system, why performance review form. Use the form below to list examples of outstanding performance or achievement as well as areas of performance that need improvement. Please provide open comments on your employees' performance. Complete each section and list examples of performance where applicable. तो जी इसके बाद अब वो कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दी कि जी नीचे फॉर्म जो दिया गया इसको फिल किया जाए और बताएं कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस और अचीवमेंट को हाईलाइट करें एज वेल एज एरियाज ऑफ वो भी एरियाज भी बताएं जिसके अंदर उस एम्प्लॉय को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. और उसमें फर्दर कहा गया कि जी ओपनली आप कमेंट करें, कोई भी बात एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बारे में कहना चाहते हैं बताएं. देन कम्स द फर्स्ट सेक्शन जिसमें उन्होंने पूछा कि जॉब डिस्क्रिप्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड टास्क हैं उस एम्प्लॉय के. सेकेंड सेक्शन में क्या नोट एक्सपेक्टेड accomplishment versus actual accomplishments. अब क्या है मैनेजर ने इसमें कमेंट करना है कि जी एक्चुअली उससे एक्सपेक्ट क्या की गई थी accomplishments और उसने क्या कुछ अचीव किया. इससे हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कौन सी चीज़ें अचीव नहीं की. नाउ थर्ड सेक्शन इज अबाउट लिस्ट द एरियाज विद द एम्प्लॉय डेवलप्ड in ways enabling him or her to take on additional responsibilities or be eligible for high profile assignment. कि वो एरियाज मैनेजर को कहा गया है आइडेंटिफाई करें जिसके अंदर एम्प्लॉय ने अपने आप को डेवलप किया है पर्सनली और उसको ये इस तरह की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जा सकती हैं या कोई हाई प्रोफाइल असाइनमेंट दी जा सकती है. Then section 4 is about areas of development for upcoming quarter. कि अब उसको फ्यूचर नीड्स क्या हैं डेवलपमेंट की, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, बजटिंग एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें दी हुई कि इन सब चीज़ों को देखते हुए उसकी फ्यूचर नीड्स क्या हैं. देन कम्स गोल्स फॉर अपकमिंग क्वार्टर. अपकमिंग क्वार्टर के अंदर उसके क्या गोल्स होने चाहिए. प्रपोज्ड पूछा है मैनेजर से कि ये एम्प्लॉय इस एम्प्लॉय के अपकमिंग क्वार्टर में से क्या करना चाहिए, गोल्स क्या होने चाहिए. प्लीज सर्कल द नंबर बिलो द बेस्ट डिस्क्राइब्स द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन द फॉलोइंग एरियाज. अब क्या एरिया ऑफ कंसंट्रेशन, टीम वर्क, लीडरशिप, बिजनेस एक्यूमेन, कस्टमर सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये क्या है, ये बेसिकली एरियाज दिए हुए हैं, ब्रॉड एरियाज, जिसके अंदर मैनेजर को कहा गया कि इस पे सब पे कमेंट करें, बताएं कि उसकी क्या रेटिंग है. टीम वर्क में सपोज अगर कहते हैं कि जी अचीव्ड एक्सपेक्टेशन एंड एक्सीडेड ऑन अ फ्यू, ये ऊपर स्केल दिया हुआ है तो उसने कहा जी नंबर 4 है. लीडरशिप के अंदर नंबर 3 है, बिजनेस एक्यूमेंट में नंबर 5 है. अब क्या करेंगे, इन तीनों को हम ऐड करके इनका एवरेज स्कोर ले लेंगे.
एम्प्लॉय यूज ओनली, उसके बाद फिर उन्होंने एम्प्लॉय का एक सेक्शन दे दिया। प्लीज प्रोवाइड कमेंट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ बिहेवियर्स टू डिस्क्राइब योर परफॉर्मेंस इन द पास्ट क्वार्टर। पास्ट क्वार्टर का एम्प्लॉय से पूछा कि जी पास्ट क्वार्टर के हम जो रिव्यू पीरियड है उसके अंदर अपने बिहेवियर को खुद डिफाइन करें कि आपका बिहेवियर कैसा था, आपने क्या किया। उसके बाद एम्प्लॉय से साइन कराए हैं और मैनेजर दोनों ने उसके नीचे साइन किए हैं। नाउ अप्रेजल फॉर्म एवैल्यूएशन, अगर हम इस फॉर्म की एवैल्यूएशन करें तो फॉलोइंग इज अ जेनेरिक फॉर्म। एक तो ये जेनेरिक सा फॉर्म था। फर्स्ट द फॉर्म आस्क्ड द एम्प्लॉयज बेसिक इन्फॉर्मेशन, पहले तो उसने बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी सारी एम्प्लॉय के बारे में। सेकंड द फॉर्म आस्क्ड द मैनेजर टू लिस्ट द एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल अकाउंटेबिलिटीज, जो हमने यहाँ पे देखते हैं कि जी एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी और एक्सपेक्टेड क्या थी उससे। एक्चुअल और एक्सपेक्टेड का मतलब है कि उसके कम क्या उससे एक्सपेक्टेड था कि ये क्या काम करेगा और क्या उसने किया। Then second, while the form asks the manager to list the expected versus actual accountabilities. Third, the form includes 5 competencies but does not include definition of competencies. ये जो competencies दी हुई हैं कि टीम वर्क, लीडरशिप, बिजनेस अक्यूमेंट, कस्टमर सर्विस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये 5 अकाउंट जो है competencies तो दी हुई हैं और मैनेजर से कहा गया कि इन competencies पे रेट करें उस एम्प्लॉय को, लेकिन इनकी डेफिनेशन नहीं दी गई कि डेफिनेशन मतलब कि टीम वर्क से क्या मुराद है, लीडरशिप से क्या मुराद है, बिजनेस एक्यूमेंट, इन सब से क्या, व्हाट डज दे मीन बाय देम। इट ऑल्सो डज नॉट लिस्ट द इंडिकेटर्स, फिर इंडिकेटर्स कोई नहीं है, बिहेवियर के रियल इंडिकेटर्स कोई नहीं। द फॉर्म डज नॉट इंक्लूड स्पेस टू लिस्ट मेजर अचीवमेंट्स, अब फॉर्म में कोई जगह नहीं दी गई कि कहाँ मेजर अचीवमेंट्स लिखी जाए एम्प्लॉय की, एंड डेवलपमेंटल नीड्स एंड एम्प्लॉय कमेंट्स। The form does not solicit information from all relevant stakeholders. और ये जो फॉर्म है ये तमाम जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स उनसे इंफॉर्मेशन नहीं लेता, दूसरे एम्प्लॉय से उस एम्प्लॉय के बारे में नहीं पूछता, कस्टमर्स से नहीं पूछता। The following table summarizes which of the components are present. इस टेबल में हम देखते हैं कि जो हमने अभी फॉर्म डिस्कस किया इसमें कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है कौन से नहीं है। बेसिक एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसी इंडिकेटर नहीं है, मेजर अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशन है, डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स नहीं है, उसके बाद डेवलपमेंटल नीड्स, प्लान्स, गोल्स एंड स्टेक होल्डर इनपुट है, एम्प्लॉय कमेंट्स हैं, सिग्नेचर्स हैं। क्या चीज़ नहीं है? अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये चीज़ें मिसिंग हैं इस अप्रेजल फॉर्म में से। नाउ कमिंग टू अनदर एग्जांपल ऑफ अप्रेजल फॉर्म, ये एक और अप्रेजल फॉर्म है, अब हम इसको देखते हैं। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म, सबसे पहले तो एम्प्लॉय का नाम पूछा है, फिर डिपार्टमेंट, डेट ऑफ हायर, कब उसको हायर किया गया था, परफॉर्मेंस रिव्यू किस दिन हो रहा है, फिर प्लीज रेट द एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। अभी कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं कि जी फ्लेक्सिबिलिटी, टीम वर्क, ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव, डिसीजन मेकिंग, जॉब नॉलेज, क्वालिटी वर्क, प्रोडक्टिविटी, ये सारी क्या हैं? कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं और उसके आगे उनसे पूछा हुआ है कि इनको रेट करें। रेट कैसे करें कि डिड नॉट मीट एक्सपेक्टेशन, अचीव्ड मोस्ट एक्सपेक्टेशंस, अचीव्ड एक्सपेक्टेशंस, achieved expectation and exceeded on a few, significantly exceeded expectations. So ये सारी इसकी रेटिंग दी हुई, उसके बाद इसका टोटल पॉइंट्स निकाल लेते हैं, इन सबको ऐड अप करते हैं तो टोटल आ जाता है। देन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री का फिर आगे डिफाइन भी किया उन्होंने, डिस्क्रिप्शन दिया। डिड नॉट मीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद पोजीशन, प्लेस ऑन पर्सनल इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस प्लान। नीड्स इम्प्रूवमेंट्स, met main responsibilities but did not fill responsibilities, inconsistent level of performance across tasks. Fulfill skill, fulfill responsibilities, fulfilled all key responsibilities, consistently performs to establish work standards. Exceed responsibilities,
fulfilled key responsibilities and took on more completed additional responsibilities consistently, a higher performer. Far exceeds the job responsibilities in all areas and took charge of major projects, consistent, high performer and expert at position. ये सारी क्या चीज़ें हैं, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस दी हुई हैं कि एक लेवल अनसेटिस्फैक्ट्री है, नीड इम्प्रूवमेंट, फुलफिल इम्प्रूवमेंट, एक्सीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फार एक्सीड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और इसके हर किसी के आगे डिस्क्रिप्शन दी हुई है परफॉर्मेंस की, और उसके पूछा हुआ है कि परफॉर्मेंस कितने % से इंक्रीज हुई है, कितने % से डिक्रीज हुई है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ्स, एरियाज एंड एक्सपर्टीज, फिर एक सेक्शन है जिसके अंदर पूछा हुआ है कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज क्या है, फिर उसके बाद डेवलपमेंटल एरियाज क्या हैं, गोल्स फॉर अपकमिंग ईयर इन रिलेशन टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट एरियाज, गोल्स क्या हैं एम्प्लॉय के, एम्प्लॉय के अपने कमेंट्स ऑप्शनल, वो अपने कमेंट करना चाहे या ना कमेंट करना चाहे, एम्प्लॉय को दे दी जाती है ये अप्रेजल फिल करके, उसे कहा जाता है आप खुद भी अपने बारे में लिखें इसके अंदर। उसका सबसे बड़े फ़ायदा ये है कि एक तो एम्प्लॉय को पता चल जाता है कि मेरी अप्रेजल में क्या लिखा हुआ है, वो मैनेजर से डिस्कस भी कर लेता है। फिर अगर एम्प्लॉय उससे एग्री करता है या डिसएग्री करता है, एम्प्लॉय एग्री करता है कि ठीक है जो मेरी परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ ठीक हुआ है, लेकिन इनके अलावा ये बातें भी मैं अपने अचीवमेंट समझता हूँ या मेरी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कंपनी, तो वो भी वो बातें ऐड कर देता है अपने एम्प्लॉय कमेंट्स के अंदर। या वो कहता है कि जी जो मैनेजर ने मेरी अप्रेजल किया है वो ठीक नहीं किया, उसने इस बात पे मुझे जो है मेरा अप्रेजल ऐसे लिखा जबकि असल में बात ऐसे थी। सो दैट एम्प्लॉय को आप एक चांस दे देते हैं कि वो अपनी अप्रेजल को जो है या तो ओन कर सके या जस्टिफाई कर सके। सो एंड के ऊपर एम्प्लॉयर और रिव्यूअर दोनों साइन सिग्नेचर्स और दोनों की डेट्स आ जाती हैं। This was the second example of an appraisal form. Second example is similar to the first example, ये भी वैसी जैसी first थी। This form has a section for basic employees information, developmental areas, goals and employee comments. ये सारी चीज़ें हैं। This form does not include a list of employees, accountabilities, objectives and standards. ना accountabilities पूछी है, ना objectives दिए हुए, ना standards दिए हुए। The competencies needed for the position are listed. Competencies दी हुई हैं, but are not the behavioral indicators to look for to evaluate the presence of the competency. लेकिन आगे अब हमने जब measuring behavior पिछला चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात ये की थी कि competency हम कैसे हम measure करते हैं, ये behavior कैसे measure करते हैं कि हम behavior को पहले competency देखते हैं कि जी कौन सी competency है, punctuality है। फिर पंक्चुअलिटी के इंडिकेटर्स क्या हैं कि पंक्चुअलिटी अगर टाइम पे आता है तो पंक्चुअलिटी है, टाइम पे नहीं आता तो नहीं है। अब इसमें क्या किया हुआ, कॉम्पिटेंसीज दी हुई हैं लेकिन आगे इंडिकेटर्स नहीं दिए हुए कि उसे रेटिंग कैसे करनी है उसकी। फर्दरमोर, अनलाइक द प्रीवियस एग्जांपल, द एम्प्लॉय डेवलपमेंट एंड मेजर अचीवमेंट्स आर नॉट एक्नॉलेज्ड। जिस तरह पिछली एग्जांपल के अंदर जो है डेवलपमेंटल और मेजर अचीवमेंट्स पूछी हुई थी, इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं था जिसमें इन दो चीज़ें पूछी हुई हों। देन फाइनली अगेन स्टेक होल्डर्स, इसमें भी स्टेक होल्डर की कोई इनपुट नहीं ली गई। द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, ये कंपोनेंट प्रेजेंट हैं इस अप्रेजल फॉर्म में। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अप्रेजल फॉर्म्स, ये सारे गुड कंपोनेंट्स हैं जो कि एक अच्छे अप्रेजल फॉर्म में होने चाहिए। और इसमें से कौन कौन से इस एग्जांपल में अवेलेबल हैं? सबसे पहले बेसिक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन मौजूद है, अकाउंटेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंसीज नहीं हैं, मेजर अचीवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं हैं, डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स नहीं हैं, डेवलपमेंटल नीड्स दी हुई हैं, प्लान्स दिए हैं, गोल, स्टेक होल्डर इनपुट दी हुई है, एम्प्लॉय के कमेंट्स भी दिए हुए हैं and signatures भी हैं। So these are the things which are present in this example of appraisal form. Now coming to characteristics of appraisal form. आप appraisal के form एक अच्छा appraisal form है, उसके क्या characteristics हो सकते हैं?
we should be aware that there is no such thing as appraisal form. अप्रेजल फॉर्म हम उस वक़्त से बात करें अप्रेजल फॉर्म बट इट सेज दैट देयर इज नो सच थिंग एज अप्रेजल फॉर्म. क्यों? In some cases, a firm may emphasize competencies and ignore results. This would be the case if the system adopted a behavior as opposed to the result approach to measuring performance. हमारा बेसिक मकसद क्या है? What do we want to do is performance management. Performance management through the performance management system. Performance management system consists of different components और वो components क्या हैं? Prerequisites हैं, planning है, planning के बाद implementation stage start होती है. Implementation में सबसे पहले assessment आती है, assessment है, उसके बाद assessment के बाद review, पहले execution है, execution के बाद assessment है, फिर review है, फिर रिकॉन्ट्रैक्टिंग है. अब एग्जीक्यूशन के बाद जब हमने असेसमेंट करनी है तो असेसमेंट कैसे करेंगे? असेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है कि एक अप्रेजल फॉर्म मौजूद हो जिसके ऊपर मैनेजर लिख के दे या मैनेजर टाइप करके दे, इलेक्ट्रॉनिक हो या हार्ड कॉपी हो? नहीं. परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए ज़रूरी तो नहीं है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म हो. परफॉर्मेंस अप्रेजल तो इस तरह से भी हो सकती है कि मैनेजर जो है एक ऐसे फॉर्म में लिख दे कि जी ये एम्प्लॉय है, ये ऐसा है, वैसा है, फलाना है. उसके लिए परफॉर्मेंस जो है असेसमेंट के लिए इट इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिसे हम परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म कहते हैं. बहुत सारी कंपनीज परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म यूज़ ही नहीं करते. वो क्या करते हैं, या तो परफॉर्मेंस एसेज, अप्रेजल एसेज लिखवाते हैं मैनेजर से, या देयर आर अदर टेक्निक्स एज वेल. In others, the form may emphasize developmental issues and minimize or even completely ignore both behavior and results. और इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक जो नुकसान है वो ये भी है कि ये या तो रिजल्ट जो है अप्रोच को वो फॉलो कर रहा है या बिहेवियरल अप्रोच को कर रहा है. बहुत सारे केसेस में दोनों को भी कर रहा होता है, लेकिन यूजुअली दोनों में से एक को कर रहा होता है. So one size does not fit all and different components are appropriate based on the purpose of the appraisal. जिस तरह का अप्रेजल होगा उस तरह की चीज़ें, components उसके अंदर शामिल होंगी. एक ही जैसा अप्रेजल फॉर्म आप हर कंपनी हर जगह पे फिट नहीं कर सकते. In spite of large variability in the terms of format and components, there are certain desirable features that make appraisal forms particularly effective. अब क्या है कि क्योंकि अप्रेजल फॉर्म्स तो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं, हर कंपनी का अपना अप्रेजल फॉर्म है, उसकी अपनी नीड्स के हिसाब से, अपने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से हर कंपनी ने अपना अलग एक अप्रेजल फॉर्म बनाया हुआ. तो क्या है कि अब किस तरह से हाउ कैन वी से कि इट इज़ अ गुड अप्रेजल फॉर्म. हमने इससे पहले देखा एक कंपोनेंट्स की हमने लिस्ट बना ली कि जी ये कंपोनेंट्स अगर अप्रेजल फॉर्म में मौजूद हों तो वी कैन से कि इट इज़ अ गुड अप्रेजल फॉर्म. लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारे कंपोनेंट्स हों, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे कंपोनेंट्स ना भी हों. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक जर्नलाइज्ड देखने लगे हैं कि जी अब इतनी वेरिएबिलिटी तो है, लेकिन कुछ डिज़ायरेबल चीज़ें भी तो हैं कि हम देखें कि हमारा फॉर्म इस तरह का होना चाहिए. कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? खुसूसियत. कि मेरी जो कंपनी है उसका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है उसमें ये खुसूसियत पाई जानी चाहिए, ये डिज़ायरेबल फीचर्स होने चाहिए. जैसे सबसे पहला हम देखते हैं सिंप्लिसिटी. फॉर्म सिंपल होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ईजी टू एडमिनिस्टर, उसको फिल करना ईजी हो, क्विक टू कंप्लीट हो, फटाफट कंप्लीट हो जाए, क्लियर और कॉन्साइज हो, क्लियर हो, क्लैरिटी भी हो और टू द पॉइंट हो. वाई
मेरा तो वैसे पर्सनली ख्याल है कि फॉर्म जितना बड़ा हो, जितनी ज़्यादा कंपोनेंट्स हों उसके अंदर, जितने डिटेल्ड में हो, उतना ही अच्छा है, उतना मुझे एम्प्लॉय के बारे में ज़्यादा पता चलेगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड लुक एट द अदर पिक्चर ऑफ द स्टोरी कि जो फॉर्म है वो एक मैनेजर ने फिल करना है. मैनेजर के पास कितने एम्प्लॉयज़ हैं? एक मैनेजर है, उसके नीचे 40 एम्प्लॉयज़ हैं, 40 फॉर्म उसने फिल करने हैं. अब वो 40 के 40 लोगों के साथ मीटिंग भी उसने करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग करनी है और फॉर्म भी फिल करना है. अब अगर वो 40 फॉर्म्स इतने ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्स होंगे और बहुत सारी इन डेप्थ वो डिटेल्स तो मैनेजर को भी नहीं पता होंगी, तो वो बहुत सारे स्पेसेस वैसे ही ब्लैंक या तो छोड़ेगा या उसके अंदर ही फंसा रहेगा, या उस फॉर्म को फिल करने में उसे इतना टाइम लगेगा, उसको अंडरस्टैंड करने में, उसे समझने में. सो इट विल फेल द पर्पस अचीव नहीं होगा फिर हमारा अप्रेजल का. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द डिज़ायरेबल फीचर कि सिंप्लिसिटी होनी चाहिए. परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म सिंपल होना चाहिए, जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो, ईजी टू एडमिनिस्टर हो, क्विक टू कंप्लीट हो, क्लियर एंड कॉन्साइज हो. रेलेवेंसी. Good forms include information related directly to the task and responsibility of the job. Otherwise, they will be regarded as an administrative burden and not a tool of performance improvement. Relevant होना चाहिए to the employee, उसकी performance, उसकी responsibility, उसको जो task दिए गए उससे. अब अगर एक performance appraisal form इतना detail है, उसमें पूछा जाता है कि इस एम्प्लॉय के दोस्त कैसे हैं, इसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, अब ये चीज़ें मैटर नहीं करती उसकी परफॉर्मेंस पे. हो सकता है एक स्पेसिफिक केस में तो मैटर करती हूँ, लेकिन जनरली इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती. अब व्हाट विल हैपन कि मैनेजर के लिए तो, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें वो लिखने बैठ जाए तो उसके लिए तो बर्डन है ही है, जो मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया. तो उसकी वजह से वो परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है या परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट है, वो डिस्टॉर्ट होती है. सो दैट इज़ वाई जो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है वो इट शुड बी वेरी रेलेवेंट टू द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन टू द एम्प्लॉय. उसी के बारे में पूछा जाए जिसके बारे में वो अकाउंटेबल है. डिस्क्रिप्टिवनेस. गुड फॉर्म्स रिक्वायर that the raters provide evidence of performance regardless of the performance level. क्या है कि raters provide evidence के वो description दी जाए कि जी उसने कहा कि जी परफॉर्मेंस अच्छी है. अगर कहते हैं जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, अब लेवल तो बता दिए कि बहुत अच्छा लेवल है, लेकिन साथ डिस्क्रिप्शन भी दी जाए, जो मैनेजर है वो साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखे कि ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों है, इस वजह से उसने ये उसकी अचीवमेंट्स हैं, ये उसने काम किए, इस तरह से उसने डिपार्टमेंट के लिए ये किया, इस वजह से मैं इसे अच्छा रेटिंग दे रहा हूँ और इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है. डिस्क्रिप्शंस आर इम्पॉर्टेंट. देन अडेप्टेबिलिटी. Good forms allow managers in different functions and departments to adapt them to their particular needs and situation. Performance appraisal form एक ही कंपनी के different department, हर department का अलग हो सकता है according to the needs and situation of that department. तो performance appraisal form में adaptability होनी चाहिए कि वो टेलर भी किया जा सके. या फिर एक ही अगर फॉर्म पूरे जो है कंपनी का है तो तमाम डिपार्टमेंट्स, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी अलाइंड हो. कॉम्प्रिहेंसिवनेस. गुड फॉर्म्स include all the major areas of performance for a particular position for the entire review period. Comprehensive होने चाहिए कि उसमें तमाम एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बात की हुई हो, तमाम एरियाज ऑफ परफॉर्मेंस की असेसमेंट हुई हुई हो फॉर अ पर्टिकुलर पोजीशन और पूरे हर उस पीरियड के दौरान. डेफिनेशन क्लैरिटी. Desirable competencies and results are clearly defined for all the raters so that everyone evaluates the same attributes.
नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि डेफिनेशन क्लैरिटी ही अगर नहीं है, अगर कंपोनेंट्स जो हैं एक परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म के वो सेक्शंस हैं वो अगर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं हैं, तो एक जैसे मेरा डिपार्टमेंट है, मैं अपने डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ की जब अप्रेजल करूंगा तो मैं किसी एक चीज़ को कुछ और समझ रहा हूँ, मैं उस हिसाब से करूंगा, कोई और मैनेजर उसको कुछ और समझ रहा है, तो इट इज़ बेटर कि उसके साथ उसकी उन तमाम सेक्शंस की डेफिनेशंस दी जाएँ, डिस्क्रिप्शन दे दी जाए, ताकि पता हो कि व्हाट इज़ द स्टांस ऑफ द कंपनी ऑन दैट सेक्शन, व्हाट डज द कंपनी वांट्स. Communication. The meaning of each of the components of the form must be successfully communicated to all people, particularly in the valuation process. हर component का मतलब properly communicated होना चाहिए, मैनेजर को भी पता हो कि ये component है, इसका ये मतलब है, और जिस तरह हमने definition वाले पार्ट में बात की, और एम्प्लॉय को भी पता हो कि अगर ये सवाल पूछा तो इसका ये मतलब है. Time orientation. Good forms help clarify expectations about performance. They address not only the past but also the future. Good जो forms हैं वो उनकी time orientation क्या है, past भी होनी चाहिए, future भी होनी चाहिए. Why past and future? Because past की performance evaluate हो रही है और future की needs identify हो रही हैं. So that is why time orientation is one of the most important characteristics or a desirable feature of an appraisal form. Now हम दोबारा देखते हैं जी desirable features of all appraisal forms. Desirable features में हमने एक बात की, simplicity होनी चाहिए, relevancy होनी चाहिए, descriptiveness होनी चाहिए, adaptability होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, डेफिनेशन क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, टाइम ओरिएंटेशन. सिंप्लिसिटी में हमने बात की कि जिस फॉर्म सिंपल होना चाहिए, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल कम होना चाहिए, हर चीज़ प्रॉपरली उसमें गिवन होनी चाहिए. रेलेवेंसी का में हमने बात की कि जो फॉर्म है वो टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रेलेवेंट होना चाहिए. डिस्क्रिप्टिवनेस में कि हर जो कंपोनेंट्स उसके सेक्शन है तमाम की डिस्क्रिप्शन दी हुई हो, कि उसमें एग्जैक्टली बताया हो कि क्या एग्जैक्टली कंपनी पूछ रही है, इस फॉर्म के अंदर क्या चाहती है. अडेप्टेबिलिटी के एक ही फॉर्म बाकी तमाम बिजनेस यूनिट्स भी यूज़ कर सकें, या बिजनेस यूनिट्स उनको अपनी नीड्स एंड सिचुएशंस के हिसाब से टेलर कर सकें. कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिवली तमाम एलिमेंट्स को कवर करे, तमाम सेक्शंस को कवर करे. कम्युनिकेशन के बेटर कम्युनिकेट करे जो है अप्रेजल को बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द HR एंड द मैनेजर. टाइम ओरिएंटेशन पास्ट एंड फ्यूचर दोनों होनी चाहिए, कि पास्ट का भी बताए कि पास्ट में उसकी परफॉर्मेंस ये है और फ्यूचर की नीड्स आइडेंटिफाई करें. सो These are all the desirable features of an appraisal form. ये वो characteristics हैं, features हैं जो कि एक अच्छे appraisal form में होने चाहिए. Now हमने example 2 भी discuss की थी appraisal forms की. तो पहली example जो है उसका अगर हम analysis करते हैं desirable features, हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से available थे features और कौन सा नहीं था. तो हम देखते हैं कि इट वॉज सिंपल, इट वॉज रेलिवेंट, डिस्क्रिप्टिवनेस उसमें थी, डिस्क्रिप्शंस दी हुई थी, अडेप्टेबिलिटी का फीचर प्रेजेंट था, कॉम्प्रिहेंसिव था, बट वो द थिंग दैट वॉज लैकिंग वॉज डेफिनेशनल क्लैरिटी नहीं थी. उसमें उन्होंने जो कंपोनेंट्स दिए हुए थे उसमें कॉम्पिटेंसीज दी हुई थी, लेकिन कॉम्पिटेंसीज को डिफाइन नहीं किया हुआ था. कॉम्पिटेंसीज का बताया हुआ नहीं था कि कॉम्पिटेंसीज को कैसे, इंडिकेशन कोई नहीं थी, इंडिकेटर कोई नहीं थे उसके. फिर कम्युनिकेशन भी उसके अंदर फीचर भी था, फिर टाइम ओरिएंटेशन भी गिवन थी. टाइम ओरिएंटेशन कैसे गिवन थी? टाइम ओरिएंटेशन उसके अंदर उन्होंने सेक्शन था, उसमें एक तो परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म वाज अबाउट द पास्ट परफॉर्मेंस, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस की असेसमेंट थी, प्लस एक सेक्शन गिवन था कि फ्यूचर में गोल्स क्या होने चाहिए, ट्रेंडिंग नीड्स क्या हैं, ये भी आइडेंटिफाई करें.
So that was the time orientation feature. Now coming to example number 2, हमने दूसरे एक परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म की एग्जांपल पढ़ी, देखी थी, अंडरस्टैंड की थी. उसमें कौन कौन से डिज़ायरेबल फीचर्स अवेलेबल थे, कौन से नहीं थे. सबसे पहला सिंप्लिसिटी, फॉर्म वाज सिंपल. रेलेवेंसी नहीं थी, डिस्क्रिप्टिवनेस नहीं थी, अडेप्टेबिलिटी थी क्योंकि वो सिंपल था इसलिए अडेप्टेबल भी था. कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, डेफिनेशनल क्लैरिटी नहीं थी, कम्युनिकेशन का फीचर नहीं था, टाइम ओरिएंटेशन नहीं थी. टाइम ओरिएंटेशन इसलिए नहीं थी कि सिर्फ उसमें पास्ट परफॉर्मेंस का अप्रेजल था, फ्यूचर नीड्स आइडेंटिफाई करने के लिए देयर वाज नो सेक्शन. सो these desirable features or the characteristics are essential for a good appraisal form. Now coming to the last section, last slide of today's lecture, which is about summarizing what we have understood, what we have learned in this lecture. First of all, we started the chapter number 6, which was about gathering performance information, और हमने we talked about the components of performance management process के components क्या हैं. फिर हमने देखा कि इस component के जो performance management process है इसके अंदर performance assessment कितनी essential है. performance assessment के लिए हम जो है कैसे परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, और परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन गैदर करने का वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज अप्रेजल फॉर्म. फिर हमने कंपोनेंट्स देखे कि अप्रेजल फॉर्म के क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. उसके बाद हमने एग्जांपल्स, 2 केसेस डिस्कस किए, 2 अप्रेजल फॉर्म्स डिस्कस किए और उनको हमने स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस देखे. फिर हमने देखा कि उनके अंदर उन अप्रेजल फॉर्म्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे अप्रेजल फॉर्म के, गुड अप्रेजल फॉर्म के, कौन कौन से जो कंपोनेंट्स अप्रेजल फॉर्म के प्रेजेंट नहीं थे. फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और हमने डिज़ायरेबल फीचर्स देखे अप्रेजल फॉर्म्स के एक अच्छा अप्रेजल फॉर्म जो है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, व्हाट डू वी डिज़ायर, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए. और फिर हमने रेफर बैक किया उन्हीं 2 केस स्टडीज़ को, उन्हीं 2 जो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म्स थे उनको हमने दोबारा से देखा कि उन फॉर्म्स के अंदर कौन कौन से डिज़ायरेबल फीचर्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से डिज़ायरेबल फीचर्स प्रेजेंट नहीं हैं. So now we have come to the end of this lecture. Thank you very much.